चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम से। टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इन वैक्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अक्सर ये जो सवाल है ये पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इतना पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछता, वो सिर्फ इतना पूछ लेता है भाई बता दो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है इसका, है ना। जो एक मतलब नीट में तो नहीं बट एक पर्टिकुलर मेडिकल एग्जाम के अंदर आया था, स्टेट के ये क्वेश्चन आया था जिसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा गया था। तो हमको कैलकुलेशन करना है, देखना है। मान लो ये Q1 और Q2, या फिर मैं कहूँगा ये दो प्रोटॉन्स बोला हुआ है ना से, देयर आर टू प्रोटॉन्स विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से r। अब ये चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्जेस है, तो ऑफ कोर्स दे आर गोना रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे विद सम फोर्स। अब वो फोर्स क्या होगा, वो हमको कूलम्ब्स लॉ से दिया जाता है ना। वो चार्ज्ड पार्टिकल होने के अलावा सिर्फ पार्टिकल भी है। फिर आपको याद होना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। यूनिवर्स का हर पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो भाई ये भी तो यूनिवर्स के हिस्से में है ना, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मगर वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशन की वजह से है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो अलग आएगा, है कि नहीं। तो मैं कहूँगा देखो भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहेगा, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी EP इंटू EP, या कि EP का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, FE इज इक्वल्स टू फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 का पावर 9। ये EP क्या होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इजंट इट। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया 9 इंटू 10 का पावर 9, ये इंटू 2.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर -38 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ज़रा मुझे 9 को 2.56 से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आता है, प्लीज़ बी फास्ट। 9 मल्टीप्लाई बाय 2.56, सॉरी 23.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर -29 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू 23.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर -29, है ना, अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब चलो ये आपने पहला काम कर लिया, आपने इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली। अब हम निकालेंगे इनके बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या था बेटा, G m1 m2 यानी मास ऑफ ईच प्रोटॉन अपॉन R स्क्वायर, है ना। इसका मास मान लो mp करके होगा, इसका भी मास होगा mp, मास ऑफ प्रोटॉन। तो G mp, दो बार mp आ जाएगा, mp का स्क्वायर। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, फिर 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन बोला ना, नहीं वो तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27। 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31। चलो ठीक है भाई, मान लिए 6.67, देखो -27 का डबल कितना हो जाएगा, -27 का डबल 54, और 54 में 11 ऐड करो 65, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -65। जरा मुझे एक काम करो, 6.67 को 1.67 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 6.67 को 1.67 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 11.1389। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 11.1389 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा और यार ये 1.67 का स्क्वायर है, पहले 1.67 का स्क्वायर ले लो, फिर उसके बाद उसको 6.67 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आंसर।
छोटे मोटे काम है तुम कर लिया करो। 1.67 का स्क्वायर लो, फिर उसके बाद उसको 6.67 से मल्टीप्लाई करो, अप्रॉक्स में जाओ। 1.67 को 1.7 लिखो, 6.67 को 6.7 लिखो, अप्रॉक्स में जाओ, कोई एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए अपने को यहाँ पे। पहले 1.7 का स्क्वायर ले लो, ये 1.67 की जगह क्या ले लो 1.7, उसका स्क्वायर ले लो और 6.67 से या 6.7 से मल्टीप्लाई करो। आया आंसर? अप्रॉक्स भी चलेगा। हम्म 19.43 ठीक है 43। देख लो एक बार चेक कर लो, ये अप्रॉक्स आ रहा है ऐसा कुछ। 1.67 का स्क्वायर या 1.7 का स्क्वायर पकड़ लो उसको, कितना हो रहा है 1.7 का स्क्वायर 289 यानी 2.89 आ रहा होगा, 2.89 है ना, 3 6 18 बराबर, फिर वो 19.43 आता, हाँ वो इसके आसपास आएगा वो 19.43 इंटू 10⁻61। अब चलो उसका रेशियो लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्स में देखो नीचे में आर स्क्वायर है, दोनों फोर्स में नीचे में आर स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा तो नहीं भी लिखे तो चलता, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट लिखो। 23.04 अपॉन 19.43, ये आएगा 10 का पावर -29 और ये आएगा 10 का पावर -65। अब देखो यहाँ पर ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये पूरा आंसर 1 पॉइंट मैं बता देता हूँ 1.2 के आसपास आता है वो। और अब ये कैलकुलेशन करो, 29 में से 65 गया प्लस 65 36 आ रहा, हाँ तो 10 का पावर 36। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, है ना। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 10 का पावर 36, ये है ना 0.5 और 5 के बीच में है ना ये नंबर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 10 का पावर 36। अब यहाँ पर देखने लायक बात क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 गुना बड़ा है। कितना ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए भले ही पॉजिटिव चार्जेस जब नज़दीक आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स उनको खींचता है उनकी तरफ, अट्रैक्ट करता है ना, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही बोलता अट्रैक्ट करो मगर इसी कुछ चलती नहीं, है ना। चलती किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ऐसी वैसी नहीं, बहुत ज़बरदस्त चलती। तो ये होगा शौहर और ये होगी बीवी तो ठीक है, खैर इतना आगे मत जाओ, लिखो मेरी तरफ मत देखो रे बाबा, उधर चुपचाप लिखो नेक्स्ट, a particle of mass, sorry not mass, हाँ mass ही है, small m carrying charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2 in a circular path of radius
स्मॉल आर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड स्पीड। एक बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट वन। इस बार ये चार्जेस दिया हुआ है, आगे जाके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बोल सकता है वो। जी बेटा, हाँ लाइट का स्पॉट आ रहा, कौन सा वाला? ये तो बंद है ना, कौन सा है वो? यहाँ पे करो भाई, ये बंद बेटा, वो बंद कर दो, सबसे ऊपर वाला लाइट है। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। चलो बेटा, बातें नहीं, बस अंधेरा कर देते ना, एक काम करते ना अपन। चलो देखो, अगला प्रॉब्लम देखो, कौन सा? पता नहीं, वो मॉड्यूल वाला नहीं है, शायद मॉड्यूल वाला होगा तो पता नहीं, इसके जैसे ही होगा। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो कैरी कर रहा है चार्ज q1, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ फिक्स चार्ज -q2। तो देखो भैया, यहाँ पर एक फिक्स चार्ज है -q2, उसके अतराफ एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। लेट दिस चार्ज बी से q1। इस q1 चार्ज का मास कितना है बेटा? m, और इनका जो रेडियस है बेटा वो कितना है? मान लो स्मॉल r। और इसने बोला कि भैया यहाँ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या आएगा, पता लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये गोल गोल घूम रहा है ना, किसके वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। कोई भी चीज़ को गोल घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रकट हुआ, क्या बन के प्रकट हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स फील हो रहा है ये वाले चार्ज को, वो किसकी वजह से फील हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से फील हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो भैया, इस मामले में आपका जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो पहला फोकस काय पे करते हैं अपन? पीरियड वाला, टाइम पीरियड निकालना है ना अपने को। ओके कोई बात नहीं। तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। बोले ये कहाँ से? अरे ओमेगा आ गया ना उसमें, ओमेगा आने जगह म्हणजे क्या, आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। आया ना, बोलो ठीक है ना। अब क्या करो, ओमेगा को छोड़ के सबको उधर भेजो सारे को। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 m इंटू आर क्यूब। क्यूब कैसे गया? अरे पहले देखो, पहले से आर स्क्वायर बैठा है यहाँ पे, ये आर आके बढ़ेगा तो उसको क्या बना देगा? आर क्यूब। अब ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? या ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। अब मैं बोलूँगा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा आप? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। ठीक है ना। अब क्या करो, t को इधर भेजो, इसको उधर भेजो। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये पूरा इधर भेजेंगे उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन q1 q2। अब अगर बाय चांस मैंने ये 2 पाई को भी अंदर भेज दिया तो पाई जब अंदर घुसेगा तो क्या बन के घुसेगा? पाई स्क्वायर। और पहले से उसको कौन मिल जाएगा? पुराना वाला पाई। तो पाई स्क्वायर अंदर घुसा, मिल गया उसको अपना पाई। अरे अपन दोनों मिल गए, मिलकर क्या बन गए? पाई क्यूब। 2 भी जब अंदर घुसेगा क्या मिलेगा? बनेगा 4। और उसको वहाँ कौन मिला? 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? 16। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब क्या हुआ? t इक्वल्स टू 16 पाई क्यूब एम आर क्यूब अपॉन q1 इंटू q2। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बिल्कुल आ सकता है, आने के ग्रेट चांस, थोड़ा मोटा नहीं, ग्रेट चांसेस है इसके। हाँ यही है क्या? होगा फिर
ठीक है ना। अच्छा अब एक आगे का अगला आप सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। उसमें आपको वेलोसिटी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना था तो एम आर ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट किए, वेलोसिटी निकालना है तो कैसे इक्वेट करेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। चलो करो। ये हो गया पार्ट। एक मिनट जस्ट अ मोमेंट। बोलो कितना हो रहे हैं। लेट्स सी दैट। सबसे पहले तो सेकंड पार्ट पे जाएंगे आप। सेकंड पार्ट पे गए। Now mv square upon r is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square ना, है ना। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये देखो ये r कट गया, m आ जाएगा इधर, b square is equals to q1 q2 4 pi epsilon 0 m r स्क्वायर रूट ले लो अंडर रूट ऑफ q1 q2 upon 4 pi epsilon 0 m r। हाँ 4 बाहर निकाल लिए तो 1/2 आ जाता। अगर बाई चांस 4 बाहर निकालना चाहते हैं आप, आपकी मर्ज़ी, 1/2 अंडर रूट ऑफ q1 q2 अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 m r। ये भी फॉर्मूला ऐसा बन सकता है। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल और बिल्कुल आने के चांसेस। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यहाँ पर अब ये जो सिचुएशन है ये भी कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। बस इतना है कि यानी पहले जो आप फोर्सेस देखते थे उसमें सिर्फ 2 चार्जेस इन्वॉल्व होते थे, एक ये एक ये। ये वाला चार्ज Q1 Q2 को लगाता था फोर्स। कितना लगाता था अपन वो फोर्स देख लेते थे, मतलब कुल मिला के एक ही जोड़ी बनती थी Q1 और Q2 की। मगर इस बार क्या रहेगा, मल्टीपल पेयर्स रहेंगे, Q1 Q2 Q3 Q4 बहुत सारे रहेंगे। तो ऐसे मामलों में टोटल बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जब किसी बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं तो टोटल फोर्स कितना फील हो रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए आपको लेना पड़ता है वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। और यहाँ पर प्रिसाइजली सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला लॉ है
वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है या चार्ज है, उसको किसी एक तरफ से फोर्स F1 लगा, किसी दूसरी तरफ से फोर्स F2 लगा, दोनों फोर्सेस के बीच में का एंगल क्या है बेटा? थीटा। तो अब मैं पूछूंगा आपसे F नेट फोर्स क्या रहेगा, तो वो रहेगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, है ना, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। सर ये तो सिर्फ आपने दो फोर्सेस के बारे में बताया, 3-4 फोर्सेस रहेंगे तो क्या, वो सब देखेंगे हम लोग। मतलब सिंपली यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि एक सिंगल चार्ज है और वो सब्जेक्ट किया जाता है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो इसको जो टोटल फोर्स फील होगा इन सभी फोर्सेस का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पर वो चीज़ को लिखता हूँ, इफ एनी चार्ज स्मॉल q is subjected by electrostatic force due to multiple charges, say q1, q2, q3 qn, then the net electric force will be the vector sum of forces due to all the other charges, that is, मान लो Q1 की वजह से जो फोर्स F1 है, तो मैं बोलूँगा नेट फोर्स क्या रहेगा? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn, है ना। ये रहेगा, वेक्टर एडिशन करना है। इसका मतलब क्या है? आपको सिंपल एडिशन से काम नहीं चलेगा, आपको वेक्टर लॉज ओबे करना पड़ेंगे। चलिए फिर एग्जांपल्स देखते हैं इसमें बेस्ड। बहुत आसान एग्जांपल्स होते हैं, कई सारे जल्दी हो जाएंगे एकदम। स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम फ्रॉम NCERT। एक दो प्रॉब्लम्स जो है उसमें जो बहुत बेसिक है, लॉजिक से इसका आंसर निकल जाता है। गौर से सुनो तो बेटा, एक दो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो बहुत बेसिक है, लॉजिक से उसका आंसर निकल जाता है। NCERT में उसको इन डिटेल दिया हुआ है पूरा कि कैसे आया, वो ठीक है, वो इन डिटेल में दिया हुआ है, मगर हमको फिर भी उसका आंसर लॉजिक से ही लेना है। वो डिटेलिंग CBSE बोर्ड के लिए, हमारा ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक CBSE अपने स्टेट बोर्ड में है क्या? नहीं, वो तो गॉस थ्योरम से स्टार्ट हो रहा। तो ये डिटेलिंग वाले क्वेश्चन उसमें नहीं आएंगे। हमको ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है क्या के लिए? नीट के लिए, JEE के लिए। तो हम लोग जो शॉर्ट में आ रहा आंसर वही देखेंगे, इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये NCERT का है। कंसीडर ऊपर 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 टेबल पे। कंसीडर the charges Q1, Q2, Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side small l. First, what is the force
on a charge capital Q with the same sign as of small q placed at the centroid of the triangle. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। आप इमेजिन करिए एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3, और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या आ गया बेटा? सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड पे एक चार्ज कैपिटल Q मौजूद है। दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल इट हैज़ द साइड ऑफ स्मॉल l। सब के सब पॉजिटिव है। दैट मीन्स व्हाट? क्या करने वाले हैं? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसका फोर्स रहेगा इस तरफ से F1। ये और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसका फोर्स रहेगा F2 इस तरफ। ये और ये है ना, इधर इसका फोर्स रिपेल होगा और इधर होगा F3। इज़न्ट इट? है ना, F1, F2, F3। अब देखो यहाँ पर Q1, Q2, Q3 सबकी वैल्यू कैसी बेटा? सेम है, स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, है ना। और यहाँ पर क्या बेटा? कैपिटल Q है। तो मैं कहूँगा देखो ये चार्जेस के पेयरिंग को देखो आप। ये चार्ज की वैल्यू क्या है? स्मॉल q कैपिटल Q, और डिस्टेंस मान लो r। ये चार्ज की पेयरिंग स्मॉल q कैपिटल, डिस्टेंस क्या आएगा? r। ये चार्ज की पेयरिंग स्मॉल q कैपिटल Q, डिस्टेंस क्या आएगा? r। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा कि कैपिटल Q चार्ज बॉडी पे कितना चार्ज लग रहा है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूं, अगर इन केस ये रहा कैपिटल Q, तो देखो F1 लगेगा इधर, F2 लगेगा इधर, F3 लगेगा इधर, है ना। खास बात ये सभी की वैल्यूज़ जो होगी F1, F2, F3 सब की वैल्यूज़ कैसी है बेटा? सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, और ये सारे के सारे एंगल्स भी जो है वो सेम है। मतलब अगर ऐसा है कि सब इक्वल एंगल में, तीन लोग पकड़ के एक चीज़ को खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ, तीनों के तीनों लोग इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तीनों के बीच में का एंगल कैसा है? सेम है। तो अब ज़रा बताओ कि ये चीज़ कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, जहाँ वहीं रहेगी। इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो भैया यहाँ नेट फोर्स क्या होने वाला है? बस बात ख़त्म, है ना, है ना। अब इसमें क्या है, एनसीईआरटी में क्या किया गया है? एनसीईआरटी में पहले इन फोर्सेस की वैल्यू निकाली गई, 1/4πε0 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन r²। फिर ये इस तरह से उसके कंपोनेंट्स निकाले गए, और फिर बताया गया कि वो कंपोनेंट्स और ये कंपोनेंट को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आंसर 0 आता है। तो ये एनसीईआरटी में वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, मगर एक लॉजिक का अपने को समझ में आता है। भैया देख, तीनों फोर्स इक्वल है, तीनों का एंगल सेम है। ये मैंने वेक्टर के टाइम में बताया था कई बार, कितने भी फोर्सेज रहने दो, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी फोर्सेज रहने दो, एंगल सेम रहा, मैग्नीट्यूड इक्वल रहा, तो नेट क्या होती? वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट, consider the charges small q, comma small q and minus q placed at the vertices of an equilateral triangle. Again, this problem is again from NCERT. Full stop. What is the force on each charge? हर एक चार्ज पे कितना फोर्स होगा वो आपको पता लगाना है। स्मॉल q और माइनस q। मान लो इस वर्टाइसिस को मैं नाम A, B और इस वर्टाइसिस को नाम मैं C दे देता हूँ, ताकि मैं इजीली डिफरेंशिएट कर सकूँ। हर एक फोर्स चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा हमको कैलकुलेट करना है ना।
पहले अपन आसान वाला देखते हैं, माइनस क्यू वाला, है ना। मैं पहले इसको पकड़ता हूँ, मैं देखता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज माइनस यू प्लेस्ड एट सी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जाऊँगा मैं, और मेरा पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट सी, ठीक है। देखो बेटा बहुत आसान है। हाँ, ये डायग्राम में तुमको डिस्टेंस बताना रह गया, ये डायग्राम बना हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और ये डिस्टेंस दिया रहेगा L, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये चार्ज और ये चार्ज की पेयरिंग देखो, इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस क्यू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस। तो चार्जर की जो जोड़ी है वो एक जैसी है, क्यू 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 माइनस क्यू, वैल्यू सेम है, ठीक है। डिस्टेंस भी सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा फोर्स का, सेम रहेगा। अच्छा ठीक है, अब ये ए वाला चार्ज जब उसको उधर खींचेगा, मान लो इसका जो फोर्स रहेगा, इसका जो फोर्स रहेगा वो एफ ए रहेगा, और इसका जो फोर्स रहेगा वो एफ बी रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी सभी एंगल्स कितने के हैं, 60 डिग्री के। तो मैं यहाँ ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो भैया, ये जो तुम्हारा एफ ए और एफ बी का फोर्स, उसके बीच में का एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री है। और तुमको ये भी मालूम है कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू कैसी बेटा, सेम है। चलो जिसको एफ ई पकड़ लो आप, और जिसको आप क्या बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। समझ में आया ना बेटा, स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, शॉर्टकट बताओ, दो फोर्सेस वैल्यू सेम, एंगल 60 डिग्री, तो नेट फोर्स क्या होता है, √3F, है ना। तो मैं बोलूँगा भैया देखो इस मामले में फिर F नेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ F। देखो F नेट इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये रहेगा आपका टोटल आंसर। ये याद रखो बेटा, आप ध्यान दो सब लोग इधर। दो फोर्सेस इक्वल वैल्यू के, दो फोर्सेस इक्वल वैल्यू, डायरेक्शन सेम, टोटल वैल्यू क्या रहेगी, ट्वाइस एफ। टोटल वैल्यू क्या रहेगी, ट्वाइस एफ। एंगल अगर 60 डिग्री है तो टोटल वैल्यू क्या रहेगी, √3F। दो फोर्सेस इक्वल वैल्यू के एफ एफ, एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, क्या रहेगा, √3F। एंगल 90 डिग्री √2F, एंगल 120 डिग्री F, है ना, और एंगल 180 डिग्री 0। ये वैल्यूज याद रखो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, दो फोर्सेस इक्वल वैल्यू के सेम डायरेक्शन, टोटल वैल्यू ट्वाइस F, 60 डिग्री पे √3F, 90 डिग्री पे 120 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, बस इतना याद रखो। ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट निकालो। अगर आप दूसरा निकालिए तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, उसी से काम चल जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम फिर से बना लेता हूँ, यहाँ पे आसान रहेगा। ये इस तरह से है, ये एक चार्ज है स्मॉल क्यू स्मॉल माइनस क्यू, ए बी सी, वर्टाइसेस एल एल एल। अब माइनस क्यू तो हो गया ना, इसके ऊपर कितना फोर्स फील हो रहा है पता चल गया। अब ए और बी दोनों में से कोई एक पकड़ लो, ए को पकड़ लो, है कि नहीं। ए को कुल मिला के फोर्स किधर फील हो रहा है, 2 मिनट ध्यान तो बाद में लिख लेना आपने। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो बी जो है ए को किधर लौटेगा, ऊपर, तो इसका फोर्स इधर आएगा एफ ए, है ना। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो इसको खींचेगा इधर, तो ये रहेगा एफ सी। ये एंगल कितना है बेटा, तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। बोले क्यों, अरे स्ट्रेट लाइन है ना, पूरी वैल्यू कितनी होती है 180, उसमें से ये 60 हो गया तो ये कितना बचा, 120, 120 डिग्री। अब देखो हमको मालूम है कि अगेन एफ ए और एफ सी
इसकी वैल्यू कैसी है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है फोर्सेस का, है ना, जिसको आप सिर्फ एफ बोल सकते हैं। तो मैं बोलूँगा एफ नेट क्या हो जाएगा इस बार फिर, जस्ट एफ। अरे बोले ऐसा कैसे, अरे देख एफ ए और एफ सी वैल्यू सेम है, एंगल 120, अभी थोड़ी देर पहले बोला एफ रहता करके, तो देखो एफ नेट क्या रहेगा, है ना, वो क्या रहेगा, जस्ट एफ, जो कि 1/4πε0 Q² है ना, इस तरह से। तो ये था फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ए, सॉरी बी आना चाहिए, हाँ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ए, ठीक है। और इसी तरह से सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज बी, वो भी सेम वैल्यू रहेगी, है ना, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनेगा, सेम। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्मॉल q placed at B is 1/4πε0 Q²/L²। देखो बेटा, अगला वाला आप सॉल्व करके बताओ मुझको। Find the net electric force on the charge of 1 microcoulomb। कितने चार्जेस है, कितने चार्जेस है, 3 चार्जेस, 1 माइक्रोकुलम, -2 माइक्रोकुलम एंड 3 माइक्रोकुलम। तीनों के तीनों कहाँ रखे हुए, वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ कितना है, 1 मीटर। तो 1 माइक्रोकुलम के चार्ज को कितना फोर्स फील होगा वो पता लगाना है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। मान लो ये 1 माइक्रोकुलम का चार्ज है, यहाँ पे आपका -2 माइक्रोकुलम का चार्ज है और ये 3 माइक्रोकुलम का चार्ज है। चलो उसका नामकरण भी कर देते हैं, A B C, आसान जाएगा, नाम किए तो नाम किए तो आसान जाएगा, है ना। चलिए, -2 माइक्रोकुलम का चार्ज 1 माइक्रोकुलम के चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा वो इधर। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज एट बी। चलो उसका नाम FB दे दें, और ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दिस विल बी द फोर्स ड्यू टू द चार्ज एट C, और इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री, इजंट इट। दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, 120 डिग्री। चलो करो बेटा सॉल्व आप, कितना आ रहा है, करो, बताओ आंसर, बताओ मुझे क्या आएगा। गो फॉर इट। पहले FB FC की वैल्यू लगा लो, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लगा सकते इस बार, वैल्यूज अलग अलग है चार्जेस की। वो राइट साइड का हो गया, कॉर्नर का उधर का, जब तक मैं क्वेश्चन लिखता आगे का, वाई टू वेस्ट टाइम।
4 point charges, QA equals to 2 microcoulomb, comma QB equals to minus 5 microcoulomb, comma QC equals to 2 microcoulomb, and QD equals to minus 5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of side 1 meter 1 centimeter. First stop. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of a square? चलिए करिए कैलकुलेट। ये वाला आया आंसर। सबसे पहले एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। चलो एफ बी इक्वल्स टू 1/4πε0। ये चार्ज 2 माइक्रोकुलम, ये 1 माइक्रोकुलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 1 का स्क्वायर। अब ये 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 into 2 into 10⁻⁻12. Therefore FB is equals to how much? 18 into 10⁻⁻3 Newton. Okay. तो 18 into 10⁻⁻3 Newton FB आया। अब FC की वैल्यू, FC की बारी। Once again 1/4πε0। अब ये चार्ज मल्टीप्लाई बाय ये चार्ज, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइक्रोकुलम है, तो एक का -6 दोनों का -12 हो जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻9 3 9 are 27। एफ सी इज इक्वल्स टू 27 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। इस तरह से ओके हमारे पास एफ बी और एफ सी की वैल्यू आ गई। अब एज यू कैन सी एफ बी फोर्स और एफ सी फोर्स का जो डायरेक्शन है उनके बीच में का एंगल जो है वो 120 डिग्री है ना। अब क्योंकि उनके बीच में का एंगल 120 डिग्री है तो मुझे ये फॉर्मूला ऐसा लगाना पड़ेगा। देखो एफ नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ बी एफ सी कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब एफ बी का स्क्वायर, देखो एक बात मैं बता दूं, सब में कॉमन में क्या है 10⁻⁻3 है। तो यहाँ पर भी जब वो लिखा जाएगा तो 10⁻⁻3 लिखा जाएगा, स्क्वायर में लिखा जाएगा। मैं उसको रूट के बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं चीज़ों को आसान करने के लिए 10⁻⁻3 को पहले ही रूट के बाहर लिख दे रहा हूँ मैं। अब देखो सिर्फ नंबरों को लिखना है। फिर 18 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय -1/2, क्योंकि आपका कॉस ऑफ 120 डिग्री -1/2 आता है। तो अगर ये -1/2 हुआ, इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये माइनस में आ जाएगा। तो ये 1/2 करो और ये माइनस साइन इधर डाल दो। ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल। 10⁻⁻3 अंडर रूट ऑफ, ज़रा बताएंगे आप मुझे 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर क्या होता है?
324 27 का आ 729, सॉरी माइनस है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 मल्टीप्लाई बाय 27 486। करो इनको कैलकुलेट, ऐड करो 324 प्लस 729 माइनस 486 कितना आ रहा बताओ। आया 5 6 7, मतलब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है ना, और किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो। 5 6 7 इसका अप्रोक्सीमेट ले लो फिर। 5 6 7 किसका हो सकता है ये अप्रोक्सीमेट में? 20 का स्क्वायर 400 है ना, 25 का 625 हो जाता। 23 का स्क्वायर क्या आ रहा? 24 का 576 और 23 का वो ज़्यादा नज़दीक है 24, मतलब ये कुछ आएगा 23.8 या आसपास कुछ आएगा वो, है ना। चलो देखो, देख ले कैलकुलेटर से कितना आ रहा है। अंडर रूट ऑफ 567 कितना आया? इतना टाइम है तुमको कैलकुलेटर से भी नहीं आ रहा? क्या आया? .8 न्यूटन, वही आ रहा, बोल दिया है ना। तो इस 23.8 बस रख दे अंदर, हो गया कंफर्म, रख दे अंदर दफना दे उसको, ठीक है। वो हो जाए तो ये करो सॉल्व पे। ज़ीरो, ये तो लॉजिकली पता चलता, देखते ही को पता चल जाता। देखो ये और ये इसे अट्रैक्ट करेंगे इक्वल अमाउंट से, ये और ये इसको रिपेल करेंगे इक्वल अमाउंट से। देख लो इधर, ये इसको इधर करेगा, ये दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे, ये भी एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे। नेट फोर्स क्या रहेगा यहाँ पर? ज़ीरो। देखो फटाफट, अगला वाला बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरा लिख डालो, ये वाला पूरा इरेज करता, यहाँ से शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन।
ये हो गया क्या, ये वाला हो गया सभी का, ये किसी का बाकी है, देख ले। चलो बड़े जल्दी करो। अरे यार शिट, देखता हूँ अभी मेरे पास। हो गया नंबर? Four charges, capital Q, small q, capital Q and small q are placed at the four corners of a square as shown in figure. First off, what is the relation between capital Q and small q so that the net force on a charge is 0? On that force charge is 0. ठीक है, पहला कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, B C D, इसको D नाम दे दो, इसको नाम B दे दो। चार चार्जेस है, स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे है, और इसने बोला कोई भी एक चार्ज पकड़ो, उसमें कुल मिला के बाकी तीन चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो 0 आ रहा है ना। तो स्मॉल q और कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी आप पता लगाओ। चलो मैं वो D वाले चार्ज को पकड़ लेता हूँ। देखो इसने नेचर ऑफ चार्जेस दिया नहीं है ना, थोड़ा दिमाग लगा के हमको नेचर ऑफ चार्जेस को पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेचर ऑफ चार्जेस से हमें तभी पता चलेगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा। देखो ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, बी और डी वाले, तो अगर ये वाला पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। सिमिलरली ए और सी पे यानी कैपिटल क्यू वाले चार्ज जो है वो भी एक ही कैटेगरी के हैं, अगर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, है ना। मगर क्या स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू एक ही कैटेगरी के है, ये अपने को मेंशन नहीं है। सेम हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। पहले तो आप लॉजिकली सोचो कि वो सेम आएंगे कि अपोजिट आएंगे, क्योंकि देखो ये स्मॉल क्यू, मान लो ये टारगेट है हमारा, सब मिलकर इसको फोर्स लगा रहे, सब मिलकर उसको फोर्स लगा रहे, मगर फिर भी ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम अपनी जगह पे मेंटेन है, इसका जो शेप है, उसका जो साइज है वो बिगड़ नहीं रहा, कोई भी चार्ज इधर उधर भाग नहीं रहा, सब आपस में बंधे हुए। तो मान लो मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, देखो इनमें तो पक्का क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, है ना। इसका क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। चलो ये फोर्स जो लगाएगा वो FB फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ये निगेटिव होता, मान लो थोड़ी देर के लिए निगेटिव होता और ये भी निगेटिव होते, तो ये फोर्स किधर लगाते, इधर, और ये लगाता इधर, यानी तीनों फोर्स उसको ऐसा लौट रहे,
तो भाई उसको चारों तरफ से बाहर निकालने की साजिश की जा रही, तो चार्ज तो बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं? तो अगर मान लो ये पूरे के पूरे चार्जेस पॉजिटिव होते तो इसको हर जगह से फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता और ये भी उधर को ढकेलते। मान लो तीन एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ये चार्ज को ये इधर खींच रहा है ना, और ये भी इधर ढकेल रहा, ये भी उधर ढकेल रहा है ना, तो क्या ये चार्ज एक जगह पे रुक सकता? क्या पॉसिबल है क्या ये? हाँ, मैं यहाँ चेयर रख दूँ, मैंने बोला ठीक है बेटा ये एक चेयर की रस्सी तुम ये पकड़ो, एक रस्सी तुम पकड़ो, एक रस्सी तुम बीच में से पकड़ो, तीन ऐसे निकल गए, खींचो तुम, ऑफ कोर्स चेयर बीच में से जाएगी, है ना। मगर मान लो एक बंदा वो बीच में से पकड़ रहा और दो लोग ऐसा पकड़ के खींच रहे इसको, समझ में आ रहा कैसा है ना? ये फोर्स इधर लग रहा और ये फोर्स इधर लग रहा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा। चलिए मान लो ये फोर्स Fa है, ये फोर्स Fc है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा Fac, है ना। अब ये फोर्स Fac और Fb अगर इक्वल हो गया है ना, यानी दोनों फोर्स का सम 0 हो गया, दैट मीन्स व्हाट कि भैया ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब कैपिटल Q और स्मॉल q क्या होंगे बेटा? ऑपोजिट होंगे। समझ में आ रहा कि कंसेप्ट? अगर ये भी पॉजिटिव होता अगर, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता था। तो हम लोग ने दिमाग लगाया, समझ में आया, अच्छा देखिए इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये अगर निगेटिव है तो ये पक्के में पॉजिटिव होगा। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा ना कि अगर ये Fb और Fac 0 सेम हो गए तो मैं बोलूँगा इन दोनों का जो वेक्टर सम रहेगा वेक्टर Fa, या फिर चलो जान लो Fac अगर बराबर Fb हो गया तो हमारा जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा बेटा? पहले Fb निकालो, फिर Fac निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो, फिर उससे तुम्हारे को स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में का रिलेशन पता चल जाएगा। चलो करो स्टार्ट। फिर सबसे पहले फोकस करते Fb पे। ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा? √2 टाइम्स ऑफ r, इजंट इट? ये अगर r है, ये r है, तो ये √2 टाइम्स ऑफ r हुआ। तो मैं बोलूँगा देखो भैया सबसे पहले Fb इज इक्वल्स टू 1/4πε0, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा स्मॉल q स्क्वायर √2 टाइम्स ऑफ r का होल स्क्वायर, है ना। तो जिसको मैं ऐसा लिख सकता Fb इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन 4 r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सॉरी 2r स्क्वायर, √2 है ना, 2r स्क्वायर। चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, समझ में आया। अब आई भाई Fa और Fc की, देखो Fa और Fc दोनों का वैल्यू सेम है, Fa और Fc का वैल्यू सेम है। क्या आएगा वो? 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो Fac क्या रहेगा बेटा? √2 टाइम्स ऑफ Fa या Fc बोल दो, तो √2 टाइम्स ऑफ Fa या Fc बोल लो, यानी कि आपका ये √2 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। एज पर गिवन कंडीशन ये सिस्टम बाय इक्विलिब्रियम है, सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो मैं लिख सकता हूँ Fb और Fac दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम। Fb कितना बेटा? q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर, और Fc कितना है बेटा? √2 स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। अब कोई बोल रही है सर 1/4πε0 कहाँ गया? अरे इक्वेट करेंगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये गया, स्मॉल q गया, इधर का एक स्मॉल q गया, तो स्मॉल q इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 2√2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, है ना। ये आ गया, ये आंसर मैग्नीट्यूड में है। अगर विथ साइन कन्वेंशन पूछा जाए तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल Q की जो चार्ज रहेगी उसका ऑपोजिट रहेगा ना वो, ठीक है। अगर यार लो मान लो ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे को नीट में, ऑप्शन में एक ये ऑप्शन है और साथ ही साथ एक और ऑप्शन है जिसमें माइनस साइन है, तो तुमको माइनस साइन वाला चुनना है। समझ में आया ना ये? नेक्स्ट,
find the electric force on charge small q in the following case. If 1 upon 4 pi epsilon 0 capital Q small q upon r square is equals to F0. बहुत पंचेट क्वेश्चन है। करो आप ट्राई। इधर का हो गया, ये लेफ्ट साइड का। आप लोग वो ट्राई करो जब तक कि मैं इसका एक और क्वेश्चन पोस्ट करता हूं यहाँ पे। Point charges capital Q and 16Q fixed at separation small d. First off, where should be third, where should a third point charge be placed between them so that it experiences no force. That is equilibrium. हो बेटा, ये आंसर आया किसी का? 2F0। चलो देखते हैं। देखो मान लो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये जो है मैं नाम देता हूँ इनको, ये मान लो फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज, ये थर्ड चार्ज और ये मान लो फोर्थ चार्ज है हमारा, है ना। तो मैं कहूँगा देखो इसको जो थर्ड चार्ज की वजह से फोर्स फील होगा इधर होगा F3, और इसको फर्स्ट और सेकंड चार्ज की वजह से जो फील होगा F1 और F2 वो इधर फील होगा। तो F1 और F2 सेम डायरेक्शन में है और F3 जो है वो कैसा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस तरह से कि देखो F नेट जो रहेगा इट इज रहेगा F1 प्लस F2 माइनस F3। समझ में आया क्या? F1 प्लस F2 माइनस F3, क्योंकि F1 F2 सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गए, एक लौता F3 अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं कहूँगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो ये चीज़ सब में आने वाली है। नहीं तो एक काम करो लिख दो, क्योंकि वैल्यू है ना यहाँ पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मैं सबसे पहले F1 की बात करता हूँ, ये वाला। तो 4 इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन 2D का स्क्वायर, यानी कि 4D का स्क्वायर, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, वो कितना है, ट्वाइस D है। तो 2D का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 4D का स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस Q इंटू स्मॉल q अपॉन D का स्क्वायर ओनली, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन ओनली D का स्क्वायर। अब देखो यहां से अगर देखा जाए तो ये 4 कैंसिल हो गया, है ना। और फिर उसके बाद अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूंगा तो ये देखो ये जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे,
फिर बचेगा क्या 1/4πε0 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर। जस्ट 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर क्या लिखा था f0, तो ये क्या हो जाएगा फिर 2 टाइम्स ऑफ f0 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना वो, इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ f0। चलो लिखो, एकदम इजी वाला क्वेश्चन था ये। ये वाला देखो, ये तो आ जाना चाहिए आपको, एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया हुआ है इसका मैंने। टू पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू एंड 16 क्यू। मान लो ये कैपिटल क्यू है, ये 16 क्यू है। दे आर प्लेस्ड एट सेपरेशन डी, क्योंकि बीच में का फासला कितना है बेटा, स्मॉल डी। वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज। मान लो स्मॉल क्यू नाम का तीसरा चार्ज आप रखने जा रहे हैं, उसे कहाँ रखना चाहिए, इनके बीच में, ताकि जो फोर्स है वो ज़ीरो हो सके। मान लो ये ए चार्ज है, ये बी चार्ज है, बहुत सिंपल है। d/2 5, एक है d/5, इधर का डिस्टेंस, उधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4d/5। d में से d/5 माइनस करेंगे तो 4d/5। अब देखो सिंपली बात है कि भैया इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसको जो फोर्स फील हो रहा है इधर और इसको जो फोर्स फील हो रहा है इधर, वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी FA इक्वल्स टू FB, यानी कि 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और 1/4πε0 क्या आएगा, स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई बाय 16 कैपिटल क्यू d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/x², 16/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 4/d माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, तो मैं d इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा 5x, दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा d/5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो d/5, उधर से कैलकुलेट करेंगे तो है ना 4d/5 एंड xb इज इक्वल टू 4d/5। और एक इसका फॉर्मूला भी बताया था ना मैंने आपको, शॉर्टकट फॉर्मूला की पॉइंट्स में, याद करो देखो। Q1/x² इज इक्वल टू Q2/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे वो ये वाला पार्ट Q1 ये डायरेक्ट आ गया अपन यहाँ पे, ये अपन सॉल्व करके बताया अपन ने, ये वो डायरेक्ट आ गया ये फॉर्मूला। तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते तो करो, नहीं तो ये सीक्वेंस से करो, कोई कुछ ये भी कोई बहुत बड़ा और टाइम लेने वाला नहीं है, इसको भी आप प्रॉपर तरीके से भी सॉल्व किए तो चलेगा। ये पॉजिटिव है ना, सेम चार्जेस है,
हाँ, सेम चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आएगा। अब अगला प्रॉब्लम है ना, वही है। देखो अगले इसमें क्या करना है, पूरा ये क्वेश्चन वापस से लिखो। ये कैपिटल क्यू की जगह माइनस क्यू बी प्लेस्ड अलोंग, बिटवीन की जगह अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखो। ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन बोलना चाहिए एक्चुअली। मतलब सिचुएशन क्या है अब यहाँ पे, ये एक चार्ज माइनस कैपिटल क्यू और ये प्लस 16 क्यू, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल डी। अब न्यूट्रल पॉइंट ऑफकोर्स बाहर आने वाला है और किधर आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम हो। ये कम है ना सबसे मैग्नीट्यूड, तो न्यूट्रल पॉइंट यहां आएगा O। मान लो यहां से वो डिस्टेंस x है, तो न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस यहां से कितना होगा, x प्लस डी। नाम दे दो A और B, है ना। वंस अगेन सेम तरीके से सॉल्व करो कि FA और FB का फोर्स कुल मिला के क्या है, सेम ही है, FA इक्वल्स टू FB। अब यहाँ पर वही आएगा फिर 1/4πε0। मान लो यहाँ चार्ज रखा गया स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू 16q अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब पिछली बार माइनस था, d माइनस एक्स था, इस बार x प्लस डी हो जाएगा, d प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। फिर देखो यहाँ पर स्मॉल क्यू कैपिटल कैंसिल हो गया, 1/x स्क्वायर 16 अपॉन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर, यानी 1/x इज इक्वल्स टू 4/x माइनस डी, सॉरी प्लस 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 डी, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस डी इज इक्वल्स टू 4x, तो d इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू d/3, तो x इज इक्वल्स टू d/3 और x भी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस डी है ना, तो d प्लस d/3 कितना होगा, 4d/3। थ्री पॉइंट चार्जेस, बेटा बातें मत करो, इधर ध्यान दो। 3 point charges, capital Q, small q and capital Q are placed at x equals to 0, comma x is equals to d/2 and x equals to d। रुको 5 मिनट, फुल स्टॉप। फाइंड कैपिटल Q in terms of small q so that all charges are in इक्विलिब्रियम, ताकि सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहे। यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ पर स्मॉल q चार्ज है, वंस अगेन यहाँ कैपिटल Q चार्ज है। ये पूरा डिस्टेंस जो है वो d है और ये वाला डिस्टेंस आपका d/2 है।
आपको स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में रिलेशन निकालना है और दिया गया है कि ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता कि किसी भी एक चार्ज को पकड़ोगे तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या रहेंगे, ज़ीरो रहेंगे, है ना। तो अगर मैं बोलूँगा साला कौन सा एक चार्ज पकड़ूँ, सवाल उठता कौन सा एक चार्ज, और कौन से एक चार्ज को पकड़ के उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस ज़ीरो पकड़ूँ मैं। अगर तुम ये बीच वाला सोच रहे होंगे तो नहीं जमेगा, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि देखो भाई अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस ज़ीरो होंगे, वो बिल्कुल सही है। आप फॉर्मूला लोगे 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू d/2 का होल स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल सही है। फिर इसको भी पकड़ लोगे आप 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू d/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। आप इसको इक्वेट करोगे ज़ीरो से, फिर इसको उधर ट्रांसफ़र करोगे 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू d/2 का होल स्क्वायर। फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है वो। अगर सिमेट्रिक वाला पॉइंट तुमको मालूम है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में किसी भी एक चार्ज को पकड़ो, कोई भी एक चार्ज को पकड़ो, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस कुल मिला के क्या होते हैं, ज़ीरो। तो अगर तुम ये वाला बीच वाला पकड़ोगे तो ये नहीं कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि वो चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो ऐसे चीज़ों को ए सिमेट्रिक सेलेक्शन करना, ए सिमेट, ये पॉइंट सिमेट्रिक है ना, ए सिमेट्रिक, तो ये आखिरी वाला ये वाला है ना। स्क्वायर में भी अपन ने ऐसी किए थे, कोने वाला पकड़े थे अपन ने। तो भाई अब क्या करेंगे, ए सिमेट्रिक सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो मैं बोलूँगा चलो वो आखिरी वाले को पकड़ के चलो नाम दे दो पहले इनको ABC। अब मैं ये जानता हूँ कि मान लो कि C पे लगने वाले सारे चार्जेस जो है C पे लगने वाले, तो सारे फोर्सेस का सम क्या होगा, ज़ीरो, है ना। ये उसे रिपेल करेगा, ये भी उसे रिपेल करेगा, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो मैं बोलूँगा अब कैसे आएगा, देखो मैं यहाँ लिखूँगा FAC प्लस FBC, ये कितना रहेगा बेटा, ज़ीरो रहेगा। FAC क्या रहेगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितना है बेटा, d का स्क्वायर, प्लस FBC क्या रहेगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन d का नहीं d/2 का स्क्वायर आएगा, d/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, ये d/2 का 2 जाएगा ऊपर, बन जाएगा 4, 1/4πε0 माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन d स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों आ गया, माइनस साइन पहले लेना चाहिए था मुझे, -4, क्योंकि इसको उधर ट्रांसफर किया ना तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, d स्क्वायर कैंसिल, कैपिटल क्यू कैंसिल, कैपिटल क्यू कैंसिल, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू -4 इंटू स्मॉल क्यू, ये एक आंसर आ गया। या फिर आप लिख सकते हैं स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल क्यू बाय 4। ये मॉड्यूल में इस टाइप का क्वेश्चन मौजूद है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना अच्छे से। एक बचा बस प्रॉब्लम, ये हो गया। The point charges capital Q 8Q 27Q ... 1000Q। जेई वाले खासा ध्यान दे, आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल्स टू d, 2d, 3d, 4d and so on 10d. A point charge small q is placed at origin. Find the net force on
चार्ज स्मॉल क्यू, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू। 2 मिनट, 2 मिनट। आज का टारगेट हो जाता कंप्लीट। तो भाई ओरिजिन पे रखा गया है चार्ज स्मॉल क्यू, डी डिस्टेंस पे फिर रखा गया है चार्ज कैपिटल क्यू, फिर ट्वाइस डी डिस्टेंस, मतलब यहां से फिर से 2D आएगा, या फिर चलो यहीं से ले लेता पूरा मैं। ये 2D डिस्टेंस पे रखा गया है चार्ज 8 क्यू, फिर उसके बाद 3D डिस्टेंस पे रखा गया चार्ज 27 क्यू, और ऐसे ही करते 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 ये आखिरी में एक आएगा 10D डिस्टेंस, 10वें नंबर का है ना, वहाँ पर रखा हुआ है चार्ज 1000 क्यू। और देखो सबके सब इसको फोर्स लगा रहे होंगे ये चार्ज को, अगर ये निगेटिव होगा तो सब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे होंगे, अगर ये पॉजिटिव होगा तो सब इसको रिपेल करेंगे। मान लो उसका नाम है फर्स्ट चार्ज, इसका नाम सेकंड चार्ज, इसका नाम थर्ड चार्ज, इसका नाम 10वें नंबर का चार्ज आएगा। ये 10वें नंबर का रहेगा, है ना। ये पहले वाले का डिस्टेंस क्या था, डी थी, सेकंड वाले का डिस्टेंस 2D, तीसरे वाले का डिस्टेंस 3D, तो आखिरी वाले का डिस्टेंस 10D। तो ये कौन से नंबर का चार्ज होगा, 10वें नंबर का। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, तुम्हारा जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा F नेट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक के बेटा, F10 तक। मैं एक थोड़ा सा वो करूँगा इस्तेमाल कि देखो सब भी फॉर्मूला में क्या कॉमन में आने वाला है, 1/4π0, तो उसको निकाल लो बाहर, है ना। और फिर अब क्या रहेगा, देखो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू पहले वाले में, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा, d²। दूसरे वाले में क्या है बेटा, स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई बाय 8 कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय क्या है, 2D का स्क्वायर यानी कि 4D का स्क्वायर। प्लस तीसरे वाले प्रॉब्लम में क्या रहेगा बेटा, स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई बाय 27 कैपिटल क्यू अपॉन 3D का स्क्वायर यानी कि 9D का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 करते जाएंगे और 10वें नंबर पे पहुंचेंगे, स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई बाय 1000 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10D का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 100D²। अब देखो भैया यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें कैंसिल होती, ये 4 1 जा 4 2 जा 9 1 जा 9 3 जा, ये 100 और ये 10। अब इसमें से चीज़ों को, कॉमन वाली चीज़ों को मैं बाहर निकालूंगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन d² को बाहर निकालूंगा, 4πε0 d²। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, और आखिरी करते 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 आखिरी में क्या बचेगा 10 बचेगा। अब 1 + 2 + 3 + 4 ये सबको ऐड करना है अपने को, है ना। तो अगर डायरेक्ट ऐड कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो तुमको बता देता मैं, नेचुरल नंबर का एडिशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है ये आपका n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का है। अगर ये जो 10 है तो 10 तो आसान है, तुम कर ले सकते, अगर 100 आ गए तो ऐसे क्या करेंगे, 100 को ऐड करते बैठोगे क्या, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के टाइम बताया था रोटेशनल मोशन चैप्टर में, मैंने आपको याद नहीं, वो अलग बात है ना। तो n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो करो भैया आप कितना आता, कितना आएगा, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आ रहा, 10 × 10+1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा, 55। तो मतलब ये हो जाएगा, फिर फॉर्मूला आंसर आ जाएगा 55 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू 4πε0 इंटू d², ये रहेगा आंसर फाइनल। दैट्स इट, यहाँ पर ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, है ना। कल के 2 प्रॉब्लम, आज के 10 और थोड़ी सी थ्योरी।